दोस्तों ये कहानी ओडिशा के गोरखपुर में रहने वाले रोहित की है। वो एक मोटरसाइकिल राइडर था। रोहित को भूत प्रेत आत्मा पिशाच ये सब पर भरोसा नहीं होता। जब भी कोई उससे इन सब के बारे में बात करता है तो वो उसका मजाक उड़ा दिया करता था। उसे लगता था कि ये सब बस लोगों के दिमाग का वहम है। पर एक दिन उसका यही वहम उसे भूत प्रेतों का अनुभव कराता है। 2 दिसंबर 2020 का दिन था। वो अपने दोस्त के साथ मोटरसाइकिल पर बैठकर आंध्र प्रदेश की ओर जा रहा था और इसी दौरान रोहित ने अपने दोस्त को बोला, भाई हम आंध्र प्रदेश की बॉर्डर को क्रॉस कर रहे हैं तो हम दोनों एक सेल्फी लेते हैं। रोहित के दोस्त ने फोन निकाला और वो सेल्फी लेने लगे। सेल्फी लेने के बाद वो वहां से सामने की ओर निकल जाते हैं। रोहित बाइक चला रहा था और उसका दोस्त अमन बाइक के पीछे बैठा था। अब वो पीछे बैठकर रोहित के फोन की गैलरी चेक कर रहा था। तभी उसकी नजर रोहित के फोन में एक फोटो पर पड़ी। ये कोई आम फोटो नहीं थी। इस फोटो को देखने के बाद से ही आगे जो कुछ भी हुआ, उसके बाद रोहित के मन में भूतों के प्रति जो अंधविश्वास था वो हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो गया। 2 दिसंबर 2020 को रोहित और उसका दोस्त आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले के कोर्रापड़ू गांव के लिए निकलते हैं। दिसंबर का महीना था तो ठंड बहुत ज्यादा थी, मगर दोनों ने ठंड का जो अनुमान लगाया था उससे भी कहीं ज्यादा उस जगह पर कोहरा और ठंड था। इन लोगों ने जैकेट और ग्लव्स सब कुछ पहना और धीरे धीरे अराकू वैली से निकल के कोर्रापड़ू की ओर बढ़ने लगे। अराकू के उस घने जंगल को क्रॉस करते करते इनको रात के 12 बज जाते हैं। करीब 50 किलोमीटर मोटरसाइकिल चलाने के बाद ये लोग नंदपुर नाम के एक जगह पर पहुंचते हैं। घना कोहरा होने की वजह से और गूगल मैप में कुछ कंफ्यूजन हो जाने से इनको रास्ता ढूंढने में थोड़ी तकलीफ होती है। एक रास्ता तो जा रहा था कोर्रापड़ू के लिए और दूसरा एक रास्ता आगे की ओर जा रहा था। इन लोगों ने वो कोर्रापड़ू वाला रास्ता न लेकर एक दूसरे रास्ते पर अपनी मोटरसाइकिल निकाल दी। अब वो रास्ता और भी ज्यादा डरावना था। दोनों साइड घना जंगल था और ये लोग धीरे धीरे उस कोहरे के बीच अपनी मोटरसाइकिल चला रहे थे। करीब 30 से 40 मिनट मोटरसाइकिल राइड करने के बाद इनको एहसास होता है कि एक गलत रास्ते पर आ गए। वो रास्ता उन्हें कोर्रापड़ू पहुंचा तो रहा था पर एक लंबे रूट के थ्रू। जब इन्हें थोड़ा कंफ्यूजन हुआ तब इन लोगों ने गूगल मैप चेक किया। मैप में दिखा रहा था कि एक जगह आएगी जिसका नाम था दुदुमा। ये रास्ता दुदुमा से होके फिर आगे जाके कोर्रापड़ू को जाएगा। इनको लगा कि यार हम फालतू में 40 से 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा जाएंगे। वैसे ही इतनी ठंड हो रही है, कोहरा भी पड़ रहा है। रोहित ने पीछे बैठे अपने दोस्त अमन को बोला, भाई अमन हम ये गलत रास्ते पर आ गए यार, बहुत लंबा रास्ता पड़ेगा, अभी क्या करें, वापस चले क्या? तब अमन बोलता है, भाई क्या दिक्कत है, 40 से 50 किलोमीटर एक्स्ट्रा ही है ना, कोई बात नहीं, चलो चलते हैं ना इसी रास्ते से। इसी बहाने हमारा नाइट राइड भी हो जाएगा और इस रोड पे ना मुझे बड़ा मजा आ रहा है ऐसे चलने में, इसीलिए चलते हैं। रोहित को भी लगा कि ठीक है, अमन को अच्छा लग रहा है तो चलो फिर चलते हैं इसी रास्ते से। अमन की बात पर वो इसी रास्ते पर ड्राइव करने लगे। जब ये लोग उस दुदमा वाले रास्ते पर थोड़ा सा और आगे गए तब इन्होंने पाया कि इनके अलावा कोई भी और मोटरसाइकिल या गाड़ी नहीं चल रही है। ये उस रास्ते पर एकदम अकेले है और उसका एक कारण भी था। दुदुमा एक पिकनिक स्पॉट है जहां पर लोग दिन के टाइम ही आते हैं। दोनों साइड जंगल है और बीच से कंक्रीट रोड बन रहा होता है, तो रात के टाइम वहां पर कोई पिकनिक मनाने तो आएगा नहीं। ये अपनी इकलौती मोटरसाइकिल की रोशनी में धीरे धीरे उस रास्ते पर आगे बढ़ रहे थे। कुछ दूर उस रास्ते पर चलने के बाद अचानक अमन पीछे से बोलता है, अरे रोहित मोटरसाइकिल रोक तो, जंगल से कुछ आवाज आ रही है। रोहित थोड़ा सा आगे जाकर मोटरसाइकिल की स्पीड कम करता है। तब अमन ने फिर से बोला, भाई वो जंगल के अंदर कोई पेड़ काट रहा है। अब रोहित ने यहाँ पर हेलमेट पहना हुआ था तो उसे बहुत क्लियरली कुछ सुनाई नहीं दे रहा था, पर अमन साफ साफ सुन पा रहा था कि कोई कुल्हाड़ी से किसी पेड़ की टहनी काट रहा है। रोहित ने मोटरसाइकिल रोकी और वो पीछे मुड़ के अमन से बोलता है, भाई अभी तू नींद में है इसलिए तुझे ऐसा वहम हो रहा है। और ऐसा बोल के रोहित हंसने लगा। उसे लगा कि अमन शायद इसे डराने के लिए मजाक कर रहा है। अभी दोनों वहां से आगे बढ़ना स्टार्ट करते हैं। कोई 10 से 12 सेकंड के बाद ही पीछे से अमन रोहित के कंधे पर हाथ रखकर उसे कहता है, भाई बाइक रोक, जंगल से लकड़ी काटने की आवाज बहुत तेज हो गई है। यहाँ पर रोहित मोटरसाइकिल रोक के अपना हेलमेट थोड़ा सा ऊपर करता है और जब रोहित ने अपना हेलमेट ऊपर किया तो इसे भी उस जंगल से लकड़ी काटने की आवाज सुनाई दी। और इस बार लकड़ी काटने की आवाज के साथ साथ किसी के करहाने की भी आवाज सुनाई दे रही थी। पीछे से अमन बोलता है, रोहित गाड़ी एकदम तेज भगा, मुझे अंदर से बहुत डर लग रहा है। रोहित मोटरसाइकिल स्टार्ट करके चलाने लगता है और अमन से बोलता है, भाई बाइक कितना तेज भगाऊं,
आगे की ओर कोहरे से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। मगर अमन ने रोहित कहा, भाई कुछ भी कर मगर गाड़ी को तेज भगा। अभी इस कड़कड़ाती ठंड में ऐसे ही 5 से 7 किलोमीटर राइड करने के बाद अमन पीछे से बोलता है, भाई मोटरसाइकिल साइड में लगाओ, मुझे वॉशरूम जाना है। रोहित ने बोला, हाँ ठीक है भाई, रोकता हूँ। मुझे भी वॉशरूम जाना है। ये अपनी मोटरसाइकिल साइड में खड़ी करके दोनों बाथरूम करने लगते हैं। फिर रोहित बोलता है, भाई अमन, ऐसे रास्ते पर यार हम रात को पहली बार राइड कर रहे हैं, बड़ा अच्छा लग रहा है, अब तू मेरी एक फोटो निकाल। और अमन चुपचाप रोहित की फोटो क्लिक करके फोन अपने जेब में रख लेता है। ये लोग दोबारा मोटरसाइकिल पर बैठकर अपनी राइड स्टार्ट करते हैं और कुछ आगे चलने के बाद अमन फोन निकाल के फोटो स्क्रॉल करने लगता है। और वो फोटो स्क्रॉल करते करते अमन ने अचानक रोहित के कंधे को हाथ से थपथपाया और बोला, रोहित मोटरसाइकिल स्लो करो, ये देख तेरा फोटो। और भाई साहब, जैसे ही रोहित वो फोटो देखता है वो उसी जगह पर एकदम से थर थर कांपने लगता है। अमन ने रोहित की जो फोटो क्लिक की थी ना, उसमें रोहित के साथ साथ उसके जस्ट बाजू में ऊपर की ओर एक और फिगर थी जिसका सर नहीं था। उसे देख रोहित के हाथ पांव शून्य पड़ जाते हैं। उस फोटो को देख रोहित अमन से बोलता है, यार ये कौन खड़ा है मेरे बाजू में। तब यहां पर अमन बोलता है, भाई सुन, ऐसे डर मत, हम इसके बारे में बात नहीं करेंगे, तू बस आगे जल्दी जल्दी चलते रह। रोहित अब अपनी मोटरसाइकिल आगे बढ़ाता है और अमन पीछे से रोहित को दूसरी बातों में उलझा के डाइवर्ट करने लगता है। मगर बाइक थोड़ी दूर जाते ही अमन फिर से पीछे से बोलता है, रोहित मोटरसाइकिल रोक, मेरे को फिर से वॉशरूम जाना है। रोहित बोलता है, भाई अभी जो हमने पीछे किया था उसके बाद से तो हमने पानी भी नहीं पिया, फिर तुझे कैसे बाथरूम आ रहा है। पर यह बात सुनकर अमन और ज्यादा भड़क गया। वो बोलता है, भाई तू मोटरसाइकिल रोक, मुझे वॉशरूम जाना है, नहीं तो मैं बाइक से कूद जाऊंगा। अब उसकी बात पर रोहित मोटरसाइकिल रोकना नहीं चाहता था, मगर उसकी जीद पर उसे अपनी बाइक रोकनी पड़ी। रोहित ने बाइक साइड में लगाई, पर इसके बाद अमन अपना अलग रंग दिखाना स्टार्ट कर देता है। अब अमन यहाँ पर रोहित को गुस्से में गाली देते हुए बाइक से नीचे उतरता है और मोटरसाइकिल के थोड़ा सा पीछे जाके वही जंगल के साइड में बाथरूम करने लगता है। करीब 1.5 मिनट तक वो बाथरूम करता है। इसी के चलते रोहित अमन को आवाज देता है, अबे कितना सुसु करेगा, चल जल्दी। मगर उधर से अमन का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आता। अमन का कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं आने पर रोहित चिल्ला के बोला, अरे अमन, चल रहा है कि नहीं घर। मगर रोहित को समझ में आया कि वो तो इसकी आवाज सुन ही नहीं रहा है। रोहित गुस्से से अमन के पास जाता है और बोलता है, अमन चल जल्दी, जंगल में ऐसे क्या खड़े होके देख रहा है। जैसे ही रोहित ने ये बात बोली ना, अमन एकदम जोर से चिल्लाते हुए जंगल की ओर भागने लगता है। ये देख के रोहित बहुत ज्यादा डर जाता है, मगर रोहित भी अमन के पीछे पीछे थोड़ा सा जंगल के अंदर जाता है। पर कोहरा होने की वजह से उसे बहुत क्लियरली चीजें दिखाई नहीं दे रही थी। फिर ये मोबाइल का फ्लैश लाइट ऑन करके वही आसपास ढूंढने लगता है, पर अमन इसे कहीं भी दिखाई नहीं देता। रोहित को समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो थोड़ी सी हिम्मत करके जंगल के और अंदर जाता है। जब रोहित थोड़ा सा और अंदर गया ना, तो इसने पाया कि भाई अमन वहीं पर एक पेड़ के पास नीचे बैठा हुआ है। उसके सामने 2 औरतें भी थी और ऐसा लग रहा था कि वो तीनों आपस में कुछ बात कर रहे हैं। उनकी थोड़ी थोड़ी आवाज रोहित के कान तक आ रही थी। अब उस कोहरे में रोहित ने उन औरतों का चेहरा बहुत क्लियर तो नहीं देखा, पर वो मंजर देख के ना ये अंदर से बहुत ज्यादा डर गया था। इसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। वो आगे जाकर अमन को वापस लेकर आए या उसे वही छोड़ दे। मगर इस डरावने मंजर को देखकर उसकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो जंगल के अंदर अमन को लेने जाए। रोहित दौड़ के वापस अपनी मोटरसाइकिल के पास आता है और जब ये मोटरसाइकिल के पास वापस आया तो पाता है कि अमन वही मोटरसाइकिल का एक हैंडल पकड़ के रोहित की राह देख रहा था। ये नजारा देख के उस ठंड में रोहित के सर से टप टप पसीना गिर रहा था। अब इसे लगा कि वो अमन को बताया नहीं कि उसने अभी जंगल में क्या देखा है। मगर रोहित सोचता है कि नहीं यार, अभी नहीं बताते हैं, ये अभी बहुत गुस्सा करेगा। ये अमन के पास जाता है और बोलता है कि भाई जल्दी बैठ मोटरसाइकिल पे। रोहित की बात पर अमन मोटरसाइकिल पर बैठता है और रोहित मोटरसाइकिल तेजी से भगाने लगता है। ठंड के कारण कोहरा सामने था, पर जो चीजें अभी उसने देखी ना, उससे इसका दिमाग एक तरीके से एकदम ब्लैंक हो गया था। ये बस मोटरसाइकिल की स्पीड बढ़ा के उसे भगाए जा रहा था। अभी उस स्पॉट से निकले हुए इनको 3-4 मिनट हुए ही थे कि पीछे से अमन बोलता है कि रोहित, रात बहुत ज्यादा हो गई है, हम लोग को आगे नहीं जाना चाहिए। और मोटरसाइकिल यहीं पर रोक देते हैं। और रोहित धीरे से बोलता है, पागल है क्या भाई, यहाँ पे इतना अंधेरे में जंगल के बीच में मोटरसाइकिल क्यों रोकूं मैं।
तब अमन इसके कान के एकदम करीब आके बोलता है, भाई मेरे कुछ जान पहचान के लोग यहाँ पर रहते हैं, आज रात को हम उनके ही पास रुक जाएंगे, मोटरसाइकिल रोक दे। जैसे ही रोहित ने बात सुनी उसके होश उड़ गए और रोहित उस समय एकदम से फ्रीज हो गया था। रोहित चाहता था कि वो अमन की बात को इग्नोर करे, उसको कोई रिप्लाई ना दे। वो लगातार बोले जा रहा था, रोहित मोटरसाइकिल रोक देना, आज हम इधर ही रुकेंगे। इस पर जब रोहित ने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया तो पीछे बैठा अमन भी एकदम चुप हो जाता है। पर ये चुप्पी ज्यादा देर टिकती नहीं है। थोड़ी दूर जाने पर अमन फिर से कुछ बड़बड़ाना स्टार्ट करता है और इस टाइम पर अमन किसी अलग भाषा में बात कर रहा था, पर वो क्या बोल रहा था उसे कुछ भी समझ नहीं आया। करीब आधे से 1 मिनट उस भाषा में बात करने के बाद अमन एकदम से चुप हो जाता है। रोहित को अमन से अब डर लगने लगता है और वो अंदर ही अंदर रो रहा था। उसकी बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अमन से बात करे। कुछ मिनट शांत रहने के बाद अमन पीछे से एकदम शांत आवाज में बोलता है, रोहित वो देखना, रोड की साइड में कोई आदमी खड़ा है। रोहित ने घबराते हुए बोला, कौन कौन खड़ा है? तो इस पर अमन फिर से बोलता है, अरे रोहित गाड़ी रोकना, तुझे डर नहीं लग रहा है क्या? इस टाइम पर इस रास्ते पर तू मोटरसाइकिल चला रहा है। अब जैसे ही अमन ने यह बात कंप्लीट की, उसके थोड़ी दूर चलने के बाद ही रोहित को रोड के साइड में 2 औरतें खड़ी हुई दिखाई देती है। उन औरतों को देखते ही रोहित को समझ में आया कि ये वही औरतें हैं जो पीछे जंगल में दिखाई दी थी। पर यहाँ पर रोहित सिर्फ उनके कपड़े और बॉडी स्ट्रक्चर से ही अंदाजा लगा पा रहा था। उनका चेहरा यहाँ भी क्लियर दिखाई नहीं दे रहा था। उस कोहरे में गाड़ी बढ़ाते हुए एकदम से रोहित उन औरतों के पास जाता है। जब रोहित उनके पास गया तो उसने देखा कि उन औरतों के चेहरे बहुत ज्यादा डरावने थे। उनके चेहरे से खून टपक रहा है, उनके बाल खुले थे। ये मंजर देखकर भाई साहब रोहित की हालत बहुत खराब हो गई। वो अंदर से थर थर कांप रहा था। इतना डरावना मंजर देखने के बाद भी रोहित ने मोटरसाइकिल की स्पीड बहुत तेज कर दी और जैसे ही उसने मोटरसाइकिल की स्पीड तेज की ना, तो पीछे से अमन रोहित से बोलता है, रोहित गाड़ी रोकना, मेरे जान पहचान के लोग रहते हैं यहाँ, वो लोग मुझे बुला रहे हैं, वहीं पे चलते हैं ना, आज रात को उनके यहाँ ही रुकेंगे। पर रोहित ने गाड़ी रोकी नहीं। बार बार अमन पीछे से यही बोल रहा था कि वो लोग उसे बुला रहे हैं, पर रोहित ने गाड़ी रोकी नहीं। रोहित ने जब गाड़ी नहीं रोकी तो अमन पीछे से गाली देने लगा। इस समय जब वो गाली दे रहा था तो उसके अंदर से 2 लोगों की आवाज थी। गाली देते हुए अमन रोहित का गला दबा रहा था और गला दबाते हुए बार बार बोल रहा था, गाड़ी घुमा रोहित, गाड़ी घुमा, वो लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं। पर उसकी बात पर रोहित माना नहीं। वो गाड़ी और ज्यादा तेजी से चलाने लगा, मगर गाड़ी तेज होने के चक्कर में गाड़ी का बैलेंस बिगड़ जाता है और गाड़ी रोड पर गिर जाती है। रोहित अब वहां से उठा और सीधा उस रास्ते पर भागने लगा। अमन वही जमीन पर पड़ा था, गाड़ी भी वही जमीन पर पड़ी थी। करीब थोड़ा दूर भागने पर रोहित ने देखा कि 2 आदमी जिनकी उम्र करीब 60 साल होगी, वो कंधे पर एक बोरी लेके उसकी तरफ ही आ रहे थे। जब रोहित उनके करीब पहुंचा तो पता चला कि वो यही पास के लोग हैं। उन्होंने रोहित से पूछा, क्या हो गया भाई, इस रास्ते पर ऐसे क्यों भाग रहे हो? तब रोहित ने उनको बताता है कि मेरा दोस्त वहां पीछे जमीन पर पड़ा हुआ है, उसको कुछ हो गया है, चलिए ना उसको बचा लीजिए आप। अब रोहित की बात सुनकर ये लोग भागते हुए अमन के पास आते हैं और इन्होंने पाया कि वो जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। रोहित अपने बैग से पानी निकाल के अमन के मुंह के ऊपर डालता है। अब जैसे ही मुंह पर पानी पड़ा अमन उठता है, मगर अमन के लेफ्ट हैंड में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था। अमन करारते हुए खड़ा होता है। तब उन दोनों आदमियों ने पूछा, क्या हो गया था? तब रोहित ने बोला कि ये पीछे से मेरा गला दबा रहा था और इसी चक्कर में मेरा बाइक डिसबैलेंस हुआ और हम लोग गिर गए। अभी सुन के अमन इसकी ओर देखते हुए बोलता है कि भाई क्या बोल रहा है तू, मैंने कब तेरा गला दबाया? ये सुन के उन दोनों आदमियों ने बोला कि तुम दोनों ने शराब पी है क्या? ये सब क्या बकवास कर रहे हो? इस पर रोहित बोलता है कि नहीं, हमने शराब नहीं पी है, हम लोग सच में गिर गए थे। अब रोहित और अमन ने वही उन दोनों लोगों के साथ थोड़ी देर इंतजार किया और जब हल्की सुबह हुई तब ये लोग वापस अपनी राइड कंटिन्यू करते हैं और सुबह के 6 बजे ये लोग पहुंच जाते हैं कोर्रापडू। पर यहाँ कहानी खत्म नहीं होती है। ये दोनों जब कोर्रापडू पहुंचे तो अमन एकदम नॉर्मल था। रोहित ने भी सोचा कि यार अगर मैं इसको ये सारी बात बताऊंगा तो ये झूठ मूठ का पैनिक करेगा, और अमन को भी सब कुछ याद नहीं था, बस इसे इतना ही याद आ रहा था कि ये लोग बाइक से गिर गए थे। तब रोहित सोचता है कि यार चलो हम ये रात वाली बात ना डिस्कस नहीं करेंगे और ये अपना नॉर्मल लाइफ जीने लगते हैं। पर कोर्रापडू से वापस आने के 1 हफ्ते के बाद से ही रोहित ने नोटिस करना स्टार्ट किया कि अमन का बिहेवियर एकदम चेंज हो गया है। वो इसका कॉल रिसीव नहीं करता।
रोहित कभी उसके घर जाता तो ये उससे बात भी नहीं करता, ऐसे कहीं बाहर मिल गया रास्ते में तो अमन ऐसा बिहेव करता था कि वो रोहित को जानता ही नहीं था। अब इसके कुछ दिन के बाद ही रोहित को अमन की मम्मी का फोन आता है। उसकी मम्मी बोलती है कि बेटा अमन की तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग उसको हॉस्पिटल लेके आए हैं, वो पागल जैसा कर रहा है, उल्टी भी कर रहा है। तब रोहित हॉस्पिटल पहुंचता है और जब ये हॉस्पिटल पहुंचा तो इसने देखा कि अमन बहुत कमजोर हो गया था। उसकी आंखें अंदर चली गई थी और आंखों के नीचे काले घेरे पड़ चुके थे। अमन की ये हालत देख के रोहित को लगा कि यार कहीं मैं वो रात वाली बात छुपा के गलती तो नहीं कर रहा हूं। और रोहित ने फिर अमन के पापा को सारी बातें बता दी। जैसे ही अमन के पापा को वो बात पता चली तो वो रोहित पर चिल्लाते हैं और फिर डॉक्टर को बोलते हैं कि मेरे बेटे को डिस्चार्ज कर दीजिए। अमन एक क्रिश्चियन था, उसके पापा उसे लेके सीधा चर्च पहुंचते हैं। वहां पर जो पादरी थे उन्होंने अमन के सर पर तेल लगाया और बोला कि इसे लेकर सीधा घर जाओ और इसका प्रेयर चालू रखना। अमन की फैमिली ऐसे ही करती है और कुछ दिन के बाद ही अमन पहले ऐसा नॉर्मल हो जाता है। पर रोहित के मन में अभी भी ये था कि यार क्या हुआ था उस रात, कौन थे वो लोग जिससे हमारी ऐसी हालत हो गई। यही सोचते सोचते एक दिन रोहित पता करने अकेले ही अराकू की तरफ जाता है। पर वो अराकू के पहले ही 50 किलोमीटर के आसपास एक गांव के पास रुकता है और वहां के लोगों से उस जगह के बारे में पता करने लगता है। जब रोहित को गांव वालों की बात से पता चला कि वो जो जंगल है ना, उसके अंदर बहुत सारे गांव के लोग मरे थे और उनमें से कईयों का अंतिम संस्कार प्रॉपर तरीके से नहीं हुआ था। उन्हीं की स्पिरिट उस जगह पर भटकती रहती है। अगर उस दिन रोहित मोटरसाइकिल टर्न कर लेता ना तो वो स्पिरिट्स इन दोनों को अपने साथ अपनी दुनिया में लेकर चली जाती। मगर उनकी किस्मत अच्छी थी कि वो दोनों उस दिन बच गए